Hello everyone, welcome to the third lecture of the fundamental unit of life। इससे पहले इस चैप्टर का 2 और लेक्चर्स हो चुके हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। पिछले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 2 में हमने मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच के डिफरेंस को देखा था। सो आज के इस लेक्चर में हम उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि घर बैठे साइंस की पढ़ाई अच्छे से करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक मिले। और यहाँ पे जो चीज़ें यहाँ पे लिखी जाती हैं उसको आप नोट डाउन भी करें ताकि आपके पास एक बेहतर नोट्स हो। यदि आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो काफ़ी दिक्कत आएंगी, इसलिए यहाँ पे जो चीज़ भी लिखी जा रही है उसको आप ज़रूर नोट डाउन करें। सबसे पहले हम हेडिंग देंगे सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हमने पढ़ा था कि सेल इज़ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब वो किस आधार पर कहा गया उसको हम यहाँ पे 2-3 पॉइंट में नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है इट परफॉर्म्स ऑल लाइफ फंक्शंस लाइक इंटेक ऑफ फूड मटेरियल्स, एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन। इस स्टेटमेंट के सपोर्ट में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि सेल जो है वो लाइफ प्रोसेस का सबसे बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जैसे कि फूड मटेरियल को इंटेक करना, एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन। तो जितने भी बेसिक फंक्शंस होते हैं लाइफ प्रोसेसेस के वो सारे सेल्स के द्वारा ही परफॉर्म किए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है डिवीजन ऑफ लेबर। सेल्स यूजुअली हैव अ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। सेल्स के अंदर डिवीज़न ऑफ लेबर होता है विद इन सेल। अब पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें डिवीज़न ऑफ लेबर है, यानी कुछ स्पेसिफिक सेल्स हैं जिनका फंक्शन कुछ और है, जैसे कि मसल सेल का फंक्शन कुछ और है, नर्व सेल का फंक्शन कुछ और है। तो इस तरह से एक ऑर्गेनिज्म में डिवीज़न ऑफ लेबर है। ठीक उसी प्रकार सेल के अंदर भी ठीक ऑर्गेनिज्म के तरह डिवीज़न ऑफ लेबर है। ठीक है, वो कैसे होता है? तो सेल्स के अंदर से ढेर सारे कंपोनेंट्स होते हैं और नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसी सेल ऑर्गेनेल्स के आधार पर सेल का डिवीज़न भी होता है, जिसमें एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल होता है। इन दोनों का भी हम डिस्कशन आगे करेंगे। अगला पॉइंट है सेल ऑर्गेनेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस लाइक क्लियरिंग वेस्ट मटेरियल, प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस। सेल ऑर्गेनेल्स यानी जो सेल के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनका डिफरेंट फंक्शंस है, यानी विद इन सेल वेस्ट मटेरियल को क्लियर करने का जिम्मेदारी किसी और ऑर्गेनेल को रहेगा, प्रोटीन सिंथेसिस का जिम्मेदारी किसी और ऑर्गेनेल को रहेगा और लिपिड सिंथेसिस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसी और ऑर्गेनेल का रहेगा। इस प्रकार सेल के अंदर ही डिवीज़न ऑफ लेबर है और ये सारे काम जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स को दिए गए हैं और उन कंपोनेंट्स को हम सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। कौन से ऑर्गेनेल का क्या काम है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट्स को आप नोट डाउन करें। नेक्स्ट हेडिंग हम देंगे व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ। अभी तक हमने सेल के बारे में पढ़ा, अब हम देखेंगे सेल किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है सेल इज़ अ टाइनी मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन एंड कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल फंक्शंस ऑफ लाइफ। सेल एक छोटा सा मास है प्रोटोप्लाज्म का। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? जैसे कि ये एक सेल है, ठीक है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा। तो ये स्पेस, ये जो आउटर बाउंड्री दिख रहा है इसके अंदर के स्पेस प्लस ये न्यूक्लियस का आउटर बाउंड्री दिख रहा है उसके अंदर के स्पेस, ये दोनों मिलाकर के प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है और यह लाइफ के सभी बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करने में कैपेबल है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है अ सेल हैज़ 3 पार्ट्स। सेल में बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंड हो गया न्यूक्लियस, थर्ड हो गया साइटोप्लाज्म।
तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो आउटर कवरिंग है, सेल प्रोटोप्लाज्म का जो आउटर कवरिंग है, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसका काम होता है एक सेपरेट इन्वायरमेंट क्रिएट करना। जैसे कि ये एक पूरा इन्वायरमेंट है, ये एक पूरा इन्वायरमेंट, उसमें से इस सेल के लिए एक पार्टिकुलर अलग इन्वायरमेंट सेट करने का यह काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से यह एक बाउंड्री की तरह रोल करता है और जिसका काम होता है एक सेपरेट इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। इस रीजन का एक सेपरेट इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड है न्यूक्लियस। ये जो बीच वाला जो दिख रहा है, इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। इसको ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है। तो यह एक सेकेंड पार्ट है किसी भी सेल का, जो कि उस सेल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। थर्ड पार्ट है साइटोप्लाज्म। इस आउटर मेम्ब्रेन और इस न्यूक्लियस के बीच का जो यह स्पेस बचता है, यह जो स्पेस बना, इसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है। और इसी साइटोप्लाज्म में मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, यानी ऑल केमिकल रिएक्शंस, जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं वह इसी में होते हैं। ठीक है, तो सेल में बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। पहला आउटर मेम्ब्रेन, जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक एडिशन पार्ट होता है सेल वॉल, जो कि केवल प्लांट्स में पाए जाते हैं, लेकिन प्लांट्स में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन जनरल सेल में 3 पार्ट्स होते हैं। पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियस ये वाला, और तीसरा ये साइटोप्लाज्म। और इस पूरे को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो सेल इज़ अ टाइनी मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये पूरा जो हो गया प्रोटोप्लाज्म। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो पूरा हो गया प्रोटोप्लाज्म, और इस सेल मेम्ब्रेन और ये जो न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का जो फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है, ये जो होता है, ये फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो व्हाइट कलर का स्पेस दिख रहा है, यह भी फील्ड होता है फ्लूइड लाइक मटेरियल, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये पूरा प्रोटोप्लाज्म हो गया, और उसके अंदर साइटोप्लाज्म, और फिर ये हो गया हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। तो हम बोल सकते हैं प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेल। सेल को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। एक है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा यूकैरियोटिक सेल। इसका आपने नाम सुना होगा पिछले क्लास में। एक और बात मैं यहाँ पे बता दूँ, यह जो क्लासिफिकेशन है एनसीईआरटी में लास्ट में दिया हुआ है। एनसीईआरटी या फिर किसी भी अगर साइड बुक भी देखते हैं, वहाँ पे जब न्यूक्लियस पढ़ाया है वहीं पे इसका वहाँ पे जिक्र किया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे पहले ही पढ़ेंगे। सबसे पहले सेल का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि सेल में 3 पार्ट्स बेसिकली होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा पार्ट होता है न्यूक्लियस, और तीसरा पार्ट होता है साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस के आधार पर ही इस सेल का 2 पार्ट में डिवीज़न होता है, एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इस डिवीज़न का जो बेसिस होता है वो न्यूक्लियस होता है। तो आप एनसीईआरटी में या फिर किसी भी साइड बुक में देखेंगे तो सबसे पहले वह पढ़ाया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, फिर पढ़ाया है न्यूक्लियस के बारे में। उस न्यूक्लियस में पहले प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो वर्ड्स हैं इनका यूज़ किया है, फिर उसके बाद समझाया है कि प्रोकैरियोटिक क्या है और यूकैरियोटिक क्या है। लेकिन हम सबसे पहले ही समझ लेंगे कि प्रोकैरियोटिक क्या है और यूकैरियोटिक क्या है, ताकि जब हम वहाँ पे न्यूक्लियस पढ़ेंगे तब हमको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। बेसिकली सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है, एक प्रो और दूसरा कैरियोटिक। प्रो मीन्स होता है प्रीमिटिव, मतलब वैसे पुराना, ठीक है। और दूसरा कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, मतलब वैसा सेल जिसमें न्यूक्लियस जो हो वो पुराना टाइप हो, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे यूकैरियोटिक।
यू मीन्स होता है ट्रू, ट्रू मीन्स रियल, ठीक है। और दूसरा कार्योटिक मीन्स न्यूक्लियस। सो यूकार्योटिक वैसा सेल जिसमें न्यूक्लियस ट्रू हो, यानी मतलब ट्रू न्यूक्लियस हो, वैसा सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस हो उसको हम यूकार्योटिक सेल बोलेंगे। ट्रू का मतलब ये हुआ कि यह प्रिमिटिव टाइप नहीं हो, यह जो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस हो, ठीक है, इसलिए हम इसको ट्रू न्यूक्लियस बोलते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस होता है वो प्रिमिटिव टाइप होता है, यानी वो वेल डेवलप नहीं होता है, इसलिए हम उसको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। अब हम यहाँ से एक एक करके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है प्रोकैरियोटिक सेल, द सेल्स इन विच मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर अब्सेंट कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। वैसे सेल्स जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस अब्सेंट होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, इस टाइप के जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे, वो ऑर्गेनेल्स जिन सेल्स में अब्सेंट होते हैं और साथ ही साथ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस भी अब्सेंट होता है, उन सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं, यानी प्रिमिटिव सेल्स बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट है ऑर्गेनिजम्स हैविंग प्रोकैरियोटिक सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। वैसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है उनको हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल में बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है, यानी उसमें प्रोकैरियोटिक सेल होता है, उसको हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। दे आर सिंगल सेल्ड, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे सिंगल सेल्ड होते हैं, यानी वो एक सिंगल सेल के बने हुए होते हैं। यहाँ पे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं जो सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं और इनका अलग अलग फंक्शन होता है, जिसका जिक्र मैंने लेक्चर के शुरुआत में किया था। तो ये जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं, केवल यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। तो इन सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में भी हम आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल के अगर आप और अदर एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं बैक्टीरिया के अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है वह भी प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है, आप चाहें तो इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा पीपीएलओ या फिर माइकोप्लाज्मा, जो मैंने बताया था कि जो स्मॉलेस्ट सेल है वो है माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ, वह भी प्रोकैरियोटिक सेल होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स के। उसी में नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, इट हैज़ सिंगल क्रोमोसोम कॉल्ड न्यूक्लियोइड। प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्रोमोसोम जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है किसी भी सेल का। तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है और उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राइबोसोम्स विच आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन इट। हमने बताया था कि ऑर्गेनेल्स वो होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। तो राइबोसोम्स जो है वो भी ऑर्गेनेल्स है, लेकिन यह नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, यानी इसके चारों तरफ किसी प्रकार का कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है और इसी के कारण यह प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। यह राइबोसोम्स दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। लेकिन इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनेल्स जो कि मेम्ब्रेन बाउंड हैं वो केवल यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते। प्रोकैरियोटिक में केवल एक राइबोसोम्स है जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, वहीं पाया जाते हैं। अब हम प्रोकैरियोटिक सेल को एक फिगर के हेल्प से समझते हैं। अभी आप स्क्रीन पे जो फिगर देख रहे हैं एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया का फिगर है, ठीक है। सबसे पहले इस सेल के जो आउटर पार्ट को जो आप देख रहे हैं, जो डॉट डॉट करके दिख रहा है, उसको सेल वॉल बोला जाता है, ठीक है। जस्ट उसके बाद जो ग्रीन कलर का जो एक लाइन गुजर रहा है चारों तरफ से, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाले पार्ट में जो यह फ्लूइड लाइक मटेरियल दिख रहा है, इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं,
ठीक है। और इसी साइटोप्लाज्म में जो ये रेड डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं जो कि ऑर्गेनेल्स है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उनको हम राइजोजोम्स बोलते हैं। और यह राइजोजोम्स चूँकि यह नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, इसलिए यह प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। इसके अलावा दूसरा कोई ऑर्गेनेल्स इसमें नहीं पाया जाता है, केवल राइबोसोम्स ही इसमें पाया जाता है। इसके अलावा जो यह स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम मीजोजोम्स बोलते हैं। और यह स्ट्रक्चर मीजोजोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन, यह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसी का यह एक्सटेंशन होता है। और यह मीजोजोम सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा जो यह जो सेंटर में जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको न्यूक्लियाइड बोलते हैं। और यही प्रोकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। इसके अलावा यह जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो हम फ्लैजिला बोलते हैं। और यह फ्लैजिला सेल वॉल का एक्सटेंशन है, ठीक है, यानी सेल वॉल से ही बना हुआ है, सेल वॉल का एक्सटेंशन है। और यह बैक्टीरिया के मूवमेंट में हेल्प करता है, यानी बैक्टीरिया अगर आगे की तरफ मूव करेगा तो इसी फ्लैजिला के हेल्प से ही मूव करता है, ठीक है। इस प्रोकैरियोटिक सेल के चारों तरफ से यह जो स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स या ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं उसको हम फिम्ब्रेई बोलते हैं, फिम्ब्रेई। और इसी फिम्ब्रेई के हेल्प से बैक्टीरिया किसी भी रॉक या फिर टिश्यू से स्टिक करता है, मतलब इसी फिम्ब्रेई के हेल्प से वो बैक्टीरिया किसी भी चीज़ से अटैच होता है, ठीक है। तो यह तो इस प्रकार इस फिगर की हेल्प से हमने प्रोकैरियोटिक सेल को एक्सप्लेन किया। इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि आप साइड बुक पढ़ेंगे या फिर एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो यह फिगर दिया हुआ है, इसलिए मैंने इस फिगर को एक्सप्लेन कर दिया। इस प्रकार प्रोकैरियोटिक सेल से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो बता दी गई, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल। सेकेंड टाइप ऑफ सेल इज यूकैरियोटिक सेल, the cells in which membrane bound nucleus and other membrane bound cell organelles are present, they are called eukaryotic cell। वैसे सेल्स जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस यानी ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट हो और साथ ही साथ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जो कि सेल साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं वो प्रेजेंट हो, वो सेल यूकैरियोटिक सेल कहलाता है। एग्जाम्पल में फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोटोजोन्स, ये सारे यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। इनमें 2 या 2 से ज़्यादा 2 और मोर देन 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ये सेल हो गया, ठीक है। इसमें यदि न्यूक्लियस, ये इस प्रकार का न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, जैसे कि इस न्यूक्लियस के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल है और यह जेनेटिक मटेरियल एक मेम्ब्रेन जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं उससे घिरा हुआ है, तो ये कहलाएगा हमारा यूकैरियोटिक सेल। क्योंकि इसमें जो ट्रू न्यूक्लियस यानी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यानी ये जो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट है। वहीं जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में होता है, उसके चारों तरफ इस तरह से कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसलिए हम इसको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। और जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उस सेल को हम यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। तो हमने इस प्रकार प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ लिया। अब यहाँ से अधिकतर एग्ज़ाम में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में क्या डिफरेंस है वो पूछा जाता है। तो उसको लिखने के लिए हम 2 कॉलम्स बनाएंगे और एक तरफ लिखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी तरफ लिखेंगे यूकैरियोटिक सेल, और उसके बाद उन दोनों के बीच का डिफरेंस हम पॉइंट वाइज करके लिख देंगे। अभी जो आपके स्क्रीन पे जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच का जो डिफरेंस दिख रहा है उसी को आपको नोट डाउन कर लेना है पॉइंट वाइज। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल, सबसे पहला पॉइंट है इट इज़ स्मॉल इन साइज, यानी प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो स्मॉल इन साइज होता है, यानी 1 to 10 माइक्रोमीटर। वहीं जो यूकैरियोटिक सेल होता है वो लार्जर इन साइज होता है। इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है इसलिए इसका साइज भी ज़्यादा होगा, तो यह इसका जो साइज होता है वो बड़ा होता है। सेकेंड पॉइंट है एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में
ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, केवल आपको इतना ही लिखना है। फिर सेकेंड पॉइंट में यूकैरियोटिक सेल में हम लिखेंगे एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, यानी इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यानी न्यूक्लियर इन्वेलप उसमें नहीं पाया जाता, इसलिए हम उसको बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। वहीं यूकैरियोटिक सेल में चूँकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, इसलिए हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। तो केवल इतना ही लिखना है, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट में लिखेंगे सिंगल डीएनए इज प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, वहीं यूकैरियोटिक सेल में और मोर देन दो या दो से ज़्यादा डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट प्रोकैरियोटिक में लिखेंगे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, वहीं यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर पॉइंट लिखेंगे वैक्यूल्स आर एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में वैक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, वहीं यूकैरियोटिक सेल में वैक्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। जो एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक सेल में वो है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। वहीं यूकैरियोटिक सेल में एग्जाम्पल होगा वो हो जाएगा प्लांट्स, फंजाई, प्रोटिस्टा या फिर प्रोटोजोआ, एनिमल्स, ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे यूकैरियोटिक सेल को। तो इसी तरह आपको दो कॉलम्स बनाना है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का, और जो मैंने बोला है उन पॉइंट्स को उसी तरह नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ें लिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, उसको आप तुरंत नोट डाउन ज़रूर करें, क्योंकि यदि आप बुक से पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा यदि आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे तो वो इतना ज़्यादा मिक्स करके दिया हुआ है कि आपको समझने में दिक्कत होगा, और यदि आप साइड बुक लेकर पढ़ेंगे तो उसमें इतना ज़्यादा दिया हुआ है कि वहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ें आप छांट नहीं पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो चीज़ें लिखाई जा रही हैं अब आप उसको ज़रूर नोट डाउन करें, ठीक है। सो इस प्रकार इस लेक्चर में बस इतना ही। यदि आपको यह लेक्चर अच्छा लगा हो, चीज़ें समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और साथ ही साथ यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि घर बैठे इसी तरह साइंस की पढ़ाई अच्छे से करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।